Megha Satogia again welcomes you all in my study channel, and that is E-Study Farm. So before starting this video, I would ask you to please hit like, subscribe and share to my channel. Now coming to the chapter number 3 that you can see on your screens. आप अपने screens पे देख सकते हो कि हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सुल्तान्स. हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सुल्तान. So in this chapter we will be studying about Delhi Sultans who have ruled Delhi since our early 12th century to so many years. तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे सुल्तानों की कहानी या उनके बारे में जिन्होंने 12वीं शताब्दी से लेके बहुत कई सालों तक दिल्ली को रूल किया. ठीक है, लेट्स बिगिन. इम्पोर्टेंट होगा, हम वो पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे. तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट्स बिगिन. दिल्ली बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी. तो दिल्ली कब लाइमलाइट में आया? दिल्ली लाइमलाइट में आया 12th सेंचुरी में आया. ठीक है. नाउ इट हैड बिकम द कैपिटल अंडर द तोमर राजपूत. सबसे पहले तोमर राजपूत के अंडर इसको कैपिटल घोषित किया गया, जो कि इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी डिफीटेड बाय चौहान्स. अब उसको चौहान्स ने डिफीट कर दिया. तोमर्स वर डिफीटेड बाय चौहान्स. चौहान्स वर ऑल्सो नोन एज छावनास. चौहान्स को छावनास भी कहा जाता था, जो अजमेर रीजन से बिलोंग करते थे. ड्यूरिंग द तोमर्स एंड चौहान्स टाइम दिल्ली हैड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. पूरे जो कमर्शियल काम थे वो मोस्टली तोमर्स एंड चौहान्स के टाइम पे हुआ करने लग गए दिल्ली में. मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्लीवाल. जो कॉइन यहाँ पे बनाए जाते थे उन्हें दिल्लीवाल कहा जाता था, और उस टाइम पे इन कॉइन्स का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन था. ठीक है. नाउ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो. नाउ फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में रखी गई. ठीक है. जहाँ से देयर वर काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली स्टार्टेड. बहुत ही ज़्यादा दिल्ली ने यू कैन से काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. Now दिल्ली सुल्तान built many cities in the area. दिल्ली सुल्तान से बहुत सारे cities बनाए those and that we know as दिल्ली, जिसको हम दिल्ली कहते हैं. मतलब बहुत सारी सिटी बनाई जिसको हम दिल्ली कहते हैं. अब यू कैन से इन द मैप 1, दिस इज मैप 1. 13 से लेके 14 सेंचुरी तक जो सल्तनत थी और बहुत ज़्यादा जो हाईलाइटेड सिटीज़ थी दिल्ली की, उसके बारे में बताया गया. लाइक फिरोजाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद, आदिलाबाद सी, दिल्ली कूना, जहानपना. So these were the cities that were highlighted during the 13th and 14th century. ये जो cities थी ये 13 और 14th century के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आई. Now this page is very important as we will be studying about all the rulers of Delhi. हम पूरे जो rulers हैं दिल्ली के उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो राजपूत डायनेस्टीज थी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे दिल्ली ने एज ए कैपिटल स्टार्ट किया, यू कैन से ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ तोमर्स के किंगडम से दिल्ली ने एज अ कैपिटल वर्क शुरू होने लग गया दिल्ली में. उसके बाद हमने पढ़ा कि चौहान्स हैड डिफीटेड बाय तोमर्स वर डिफीटेड बाय चौहान्स. जो तोमर्स थे उनको चौहान्स ने हरा दिया. उसके बाद इन्होंने राज किया. नाउ कमिंग टू द पृथ्वीराज चौहान हैज़ कम एंड पृथ्वीराज चौहान 3 हैड डिफीटेड चौहान्स. पृथ्वीराज चौहान जो 3 था, उन्होंने चौहान्स को हटा के देन उन्होंने 1175 to 1192 अपना किंगडम पे राज किया. आफ्टर दैट अर्ली टर्किश रूलर्स आने लग गए. टर्किश रूलर में फर्स्ट रूलर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला रूलर था. हु वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. जो मोहम्मद गौरी का ये स्लेव था, इसने राज किया. आफ्टर दैट शमशुद्दीन इल्तुतमिश आया. शमशुद्दीन इल्तुतमिश वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था. नाउ
इत्तुमिश की डॉटर आई, दैट इज रजिया सुल्तान। इत्तुमिश की डॉटर आई, दैट इज रजिया सुल्तान। ठीक है ना, ही शी हैज ऑल्सो वर द पार्ट ऑफ द किंगडम लिस्ट ड्यूरिंग 1236 to 1240, 4 साल काम किया। आफ्टर दैट बलबान हैज कम, सेम विद लाइक खलजी डायनेस्टी ऑल्सो वर देयर, इन दिस ओनली 2 रूलर्स वर देयर, 2 रूलर्स ने रूल किया, दैट इज जलाउद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। अब ये याद रखना है कि कौन से ईयर में किया, ये ऑल्सो यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड बिकॉज दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बिकॉज सारे ही जो रूलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जलाउद्दीन खिलजी वर देयर ड्यूरिंग 1290 to 1296, 6 साल तक काम किया, 1290 to 1296। नाउ अलाउद्दीन 1296 to 1316, अगेन कितने साल किया काम किया, अप्रॉक्स 20 ईयर्स काम किया, रूल किया, नॉट काम किया। दिस इज अलाई दरवाजा। नाउ तुगलक डायनेस्टी वॉज ऑल्सो लाइक दैट, 3 रूलर्स थे, गियासुद्दीन, महमूद, फिरोज शाह। ठीक है, तो अप्रॉक्स 100 ईयर्स इन लोगों ने राज किया। आफ्टर दैट सैयद डायनेस्टी हैज कम, इन दैट खिजार खान्स वर देयर एंड लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट वन, दैट इज बहलूल लोधी। नाउ वी विल बी फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। अब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी विद दिस फिगर 1। सॉरी विद द नॉइज बिकॉज आई लिव जस्ट नियर बाय द हाईवे, सो दैट वाज द साउंड ऑफ अ व्हीकल गोइंग फ्रॉम दैट। These are the 4 stage of manuscripts, making of manuscripts. First one, they are preparing the paper here, and second one is that here they are writing the text, and this is third one. In this they are melting the gold to highlight important words and passages, and this one is fourth, in which they are actually preparing the binding. So this all you can see here. Now with the help of coins and with the help of coins, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स हुआ करते थे उसके हिसाब से जो आर्किटेक्चर थे हमारे, उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, जो कि हमारी हिस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमारी हिस्ट्री थी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब उसमें जो तारीख वर्ड है, तारीख मीन्स सिंगुलर एंड त्वारीख इज प्लूरल, दैट इज रिटन इन पर्शियन, ये पर्शियन में लिखा गया। अब उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान्स की लैंग्वेज पर्शियन थी। नाउ हेयर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली सुल्तान्स की लैंग्वेज पर्शियन थी। ठीक है, बिकॉज दे हैव गॉट द इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में उनको इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। अब जो हुवर लाइक जो ऑथर्स थे जो त्वारीख लिखते थे, देवर फ्रॉम द मतलब लर्नड मैन, सेक्रेटरीज हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स, कॉर्टियर्स हुआ करते थे, लाइक दिस। So now we will be starting from the expansion of Delhi Sultanate from garrison town to the empire. garrison town से लेके एक बड़े से एम्पायर साम्राज्य में कैसे बदला वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स लुक एट दिस मैप। शुरू करने से पहले मैप को देखते हैं। दीज आर द सिटीज़ जो कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर करी थी। See, these are the cities. I want to give you a look. अच्छे से देख लो। Like सुरसुती, हांसी, सूनम, बरवाला, बरन, बुदौन, कौल, मंदौर, कसाली, कासली, अजमेर, अवध. So these were the cities captured by शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर करी थी। Now coming to the few important terminologies क्या होती है। हिंटरलैंड एक ऐसा लैंड जो कि मेन सिटी के जस्ट पास में हो, जहाँ पे पूरे के पूरे पोर्ट्स हों, जहाँ पे उनके गुड्स और सर्विसेज की मेन सप्लाई होती है। अब नाउ गैरिसन टाउन वी हैव स्टडीड एट दी टॉपिक, जो टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने, दैट इज़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। आसपास बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं और जो कि सोल्जर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सोल्जर्स वहाँ पे लगे होते हैं विद सोल्जर, तो दैट इज गैरिसन टाउन। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। इन द 13th century दिल्ली सल्तनत वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड गैरिसन्स। तो
जो 13th सेंचुरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था कि दे वर हैविंग ए गैरिसन्स जहाँ पे दे यूज टू पुट सोल्जर्स लगा दिए जाते थे। इससे ज़्यादा आगे सुल्तान्स नहीं गए। दे सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, जो हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ होते थे, जो ऐसे एरियाज होते थे जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता था, उनको कंट्रोल करने के बजाय दे यूज टू कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर ऑफ द सप्लाईज। तो पूरा जो ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर ऑफ द सप्लाईज होता था उस पर डिपेंड करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टिंक्ट नाउ बंगाल एंड सिंध, दिल्ली से लेके बंगाल एंड सिंध तक वॉज लाइक कंट्रोलिंग एज ए गैरिसन टाउन वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब एक इतने बड़े साम्राज्य में बहुत दूर तक एक गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट वॉज अ चैलेंज, दिल्ली अथॉरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय सम मंगोल इन्वेशंस। मंगोल इन्वेशंस का आना जाना बढ़ गया था, जो कि अफगानिस्तान से आ रहे थे, by governors who rebelled at any sign of the sultan weakness। अब बहुत सारे गवर्नर थे जो कि रिबेल कर दिए थे, बैकस्टैप हो चुके थे सुल्तान से, वो भी उनके लिए चैलेंज बन गया था। मंगोल इन्वेशन एक चैलेंज था, और गवर्नर्स जो कि रिबेलियंस बन चुके थे उनको कंट्रोल करना वाज आल्सो चैलेंज, ठीक है। नाउ समहाउ दिल्ली सल्तनत मैनेज टू सर्वाइव दिस चैलेंज, कुछ करके मैनेज किया। Its consolidations occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, further expanded under Alauddin Khilji and Mahmud Tughlaq। अब पहले क्या हुआ, उसका जो कंसोलिडेशन था, उसने जो अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई, वो किस टाइम पे बढ़ाई, किसके साम्राज्य में बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाई गियासुद्दीन बलबन के साम्राज्य में, जो कि टर्किश रूलर था। ये हमने ऑलरेडी टेबल 1 में पढ़ा हुआ है। एंड आफ्टर दैट एक्सपैंड करता गया अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, एंड तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ। तो दीज 3 वर द रूलर्स हु वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेशन के लिए ये जो 3 रूलर्स थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ उस टाइम पे, हाउ दे कंसोलिडेटेड, वो बताया कितने स्टेप्स में, ठीक है। द फर्स्ट एक्सपेंशन वॉज अलॉन्ग विद द इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल, ये याद रखो कि फर्स्ट कैंपेन कहाँ पे हुआ था, इंटरनल फ्रंटियर का किया। सुल्तान ने एम किया कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, तो हिंटरलैंड को मेन टारगेट बना के उनको कंसोलिडेट स्टार्ट किया, ठीक है। कंसोलिडेट मीनिंग टू मेक समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना, दैट इज कंसोलिडेशन, ठीक है। अब किसी भी जगह को कैसे कंसोलिडेट कर सकता है इंसान, टू पुट सम एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, टू पुट सम एक्स्ट्रा सर्विसेज, ये सब दे के कर सकता है, ओके। चलो, तो ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोब, गंगा यमुना के आसपास के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया। हंटर एंड गैदरर्स एक्सपर्ट फ्रॉम देयर, उनको हटा दिया गया हंटर एंड गैदरर्स को। अब डोब मीन्स, डोब, दिस इज अ वर्ड, डोब मीन्स अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर के बीच में एक प्लेस, place between 2 rivers। Now same with that Punjab means a place between 5 rivers, जैसे 5 rivers है, 1 2 3 4 5, so this is a place where between 5 rivers, ठीक है, ठीक है। pastoralists meaning, keep it in your mind, that is चरवाहो। जो चरवाहा होता है, hunter gatherers means the one who hunts and gathers things। अब now what happened, as they have expelled the pastoralists and gatherers, they have given that land to the peasants and agriculture, ठीक है। peasants को दे दिया गया farmers को for agriculture। after that new fortress and garrison town and towns were established, बहुत सारे fortresses बनाए गए, towns बनाए गए। क्यों बनाए गए, so that they can indirectly protect the hinterland, है ना, to protect the trade routes and the promote regional trade, तो ये सब कर सके। Now second expansion was during these kings were, second expansion was about external frontier। अब external frontier में क्या expansion हुआ, that they have expanded military expeditions in the south इंडिया की तरफ military expedition को increase किया गया। अब ये किसके टाइम पे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी डायनेस्टी की बात हो रही है। अब खिलजी
खिलजी डायनेस्टी. अब खिलजी डायनेस्टी वी शुड सी कि कब से स्टार्ट हुआ था, कब से, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी. इट वाज फ्रॉम 1290 टू 1320 तक होता है. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी प्रॉपरली वेंट फ्रॉम 1296 टू 1316. So this was the duration of Alauddin Khilji's work and this was for Khilji dynasty. ठीक है. Now they started during a military expedition and culminated with Mahmud Tughlaq. तो culminated means कि take something to the end. अच्छे उसकी किसी भी चीज़ को अपनी चरम सीमा पर लेके जाना. तो महमूद तुगलक के टाइम पे ये सब हुआ. अब व्हाट दे डिड इन दिस कैंपेन्स, इन कैंपेन्स में दे वर लाइक कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मटेरियल्स. ये सारी चीज़ें उन्होंने ले ली. अब महमूद तुगलक राइन, तो महमूद तुगलक का जो क्षेत्र था, महमूद तुगलक का जो किंगडम था, महमूद तुगलक, उसकी एंडिंग की बात हो रही है. महमूद तुगलक का ड्यूरेशन कब तक था वो भी देख लेते हैं हम. दैट मीन्स 1324 तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है ऑब्वियसली. 1324, ठीक है, टू 1351. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनका ड्यूरेशन चला. ठीक है. 150 ईयर्स आफ्टर somewhat humble beginnings, the army of the Sultanate has, after 150 years, army of Delhi Sultanate started marching across the large part. उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया बहुत लार्ज पार्ट तक. दे डिफीटेड राइवल आर्मीज, उन्हें हरा दिया राइवल्स को. एंड सीज द सिटीज़ को सीज करके अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया. आफ्टर दैट द सुल्तान्स स्टार्टेड कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री. एज उन्होंने ऑलरेडी जो पैस्टोरेट्स एंड हंटर गैदरर को हटा के लैंड पीजेंट्स को दिया था फॉर एग्रीकल्चर, so they from them they have started taking the taxes. ठीक है. Now here is a word that is realm. What is a realm? Again realm means kind of a kingdom, that is क्षेत्र. ठीक है. तो dispense justice in its realm. So taxes के साथ साथ they have put some justice kind of things also in their areas. So this is the map where you can see that how the Alauddin Khilji's campaign went in the South India. कहाँ से कहाँ तक गया? Like Delhi to Gujarat it went in 1299. Then Delhi to Chittor it went in 1300. So this is the map work. You can study by yourself. देख लो arrow. They have also mentioned arrow with the year also. So it will help you all to understand. तो आपको मदद होएगा इसको पढ़ने के लिए. ठीक है. Now this was Quwat al-Islam. This is Quwat al-Islam mosque. ये एक Quwat al-Islam mosque है. Minarets with minarets भी हैं, लंबे लंबे जो पोल्स होते हैं. This was built during the last decade of 12th century. जब लास्ट डेकेड चल रहा था 12th century का, तब बनाया गया. कॉन्ग्रेशनल मॉस्क भी कहा जाता है इसको. एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्ग्रेशनल मॉस्क which built in the first city by Delhi Sultan. तो कॉन्ग्रेशनल मॉस्क है. इट्स नेम इज कवात अल इस्लाम मॉस्क. कवात अल इस्लाम मॉस्क. तो इसको थोड़ा सा ये माइंड में रखो कि इट कैन रिलेट, एनीबडी कैन आस्क विद द कॉन्ग्रेशनल मॉस्क व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉन्ग्रेशनल मॉस्क या which mosque was built during the Delhi Sultans, ऐसे कुछ आ सकता है रिलेटेड टू दिस. तो ये याद रखना है. दैट इज कुवात अल इस्लाम मॉस्क, जो कि द वन विच वॉज कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, जो कि कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क था, जो कि फर्स्ट सिटी थी जो दिल्ली सुल्तान्स की, उसमें बनाया गया था. ठीक है. एंड ये किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ई कुआना. ठीक है. जो क्रॉनिकल्स थे, इतिहासकार थे, उसमें ये मेंशन है. ठीक है. दिल्ली ई कुआना. अब आफ्टर सम टाइम इन ड्यूरिंग द इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी's पीरियड डायनेस्टीज, दिस मॉस्क वाज एनलार्ज. बढ़ाया गया इसको.
ठीक है। एंड द मीनार वॉज बिल्ड बाय 2 सुल्तान्स, मीनार्स जो बनाई गई बाद में, दैट वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश ने मीनारें बनवाई। Now here comes to the meaning, that is masjid. Before that, let's see this picture. This is the another picture, and that is of Begumpuri Mosque. Begumpuri Mosque है, that was built in the reign of मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के एरिया में बनाया गया। मेन मॉस्क था जहाँपनाह प्लेस का, एंड जहाँपनाह दैट इज द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एंड हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, जो कि उस टाइम पे मोहम्मद तुगलक की न्यू कैपिटल थी दिल्ली में। तो लेट्स कम मस्जिद देखते हैं क्या होता है। मस्जिद डिराइव फ्रॉम अ वर्ड, मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद, मॉस्क को मस्जिद कहा जाता है, बट इन अरबिक लैंग्वेज में कहा जाता है। मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स एंड रिवर्स इन अल्लाह, मुस्लिम यूज टू डू, जो सजदा करते हैं उनके भगवान का, अल्लाह का, वो यहाँ पे किया जाता है। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, दैट इज मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड दे प्रेयर, नमाज पढ़ते हैं साथ में। ठीक है। अब ऑब्वियसली members of the congregations choose the most respected and learned male as the leader, बहुत ही ज़्यादा जो पढ़ा लिखा होता था उसको एज ए इमाम लीडर बनाया जाता था। एंड फॉर द रिचुअल ऑफ द प्रेयर, जो कि सारे रिचुअल्स कर सके प्रेयर के। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमॉन दैट इज खुतबा, सरमॉन को खुतबा कहा जाता था ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स। तो सरमॉन कब पढ़ा जाता है? फ्राइडे प्रेयर्स के टाइम पे पढ़ा जाता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड्स, अब ड्यूरिंग दिस प्रेयर मुस्लिम स्टैंड्स फेसिंग मक्का, मक्का को फेस करके खड़े होते हैं। बट इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, इन इंडिया में जो मुस्लिम्स होते हैं वो वेस्ट साइड को फेस करके खड़े होते हैं, जिसे किबला भी कहा जाता है, The Delhi Sultans built several mosques in these cities all over the subcontinent. At this time, the Delhi Sultan were there who had built so many mosques in these cities all over the subcontinent. As they have demonstrated their claims to be the protesters of Islam and Muslims. बहुत सारी चीज़ें गई, सिटीज़ बनाई गई जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है कि दे आर दी प्रोटेक्टर, जो कि इस्लाम एंड मुस्लिम को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बताया गया। मॉस्क ऑल्सो हैव टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द बिलीवर्स who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of the community because Muslims came from a variety of backgrounds. So जो भी उन्होंने किया, so they wanted to actually explain the ideology behind the Islam and about the Muslim people. ठीक है, तो this was that. Now coming to the pictures, this is मौत की मस्जिद, इसको मौत की मस्जिद कहा जाता है। किस टाइम पे बनाई गई? सिकंदर लोधी। तो दिस वी विल हैव टू कीप इन माइंड कि मॉस्क की मस्जिद इज रिलेटेड टू सिकंदर लोधी, एंड सिकंदर लोधी वाज रिलेटेड टू लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी से रिलेट करता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी? वो यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, 1451 टू 1526, 1451 से लेके 1526 तक लोधी डायनेस्टी का ड्यूरेशन था। ठीक है। नाउ दिस इज अ मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ड ड्यूरिंग 1520 लेट्स। ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स। अब खिलजी एंड तुगलक्स के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था और कंसोलिडेशन हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक। We are going to read in this topic में। चलो, now consolidation meaning again keep it in your mind that making something more stronger. Consolidation का meaning होता है कि when we are making something more stronger and more solid. In Hindi its meaning is दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण कहा जाता है। During this consolidations, Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Need किसकी थी? They needed the reliable governors and administrators. Instead of that, rather than appointing aristocrats means noblemen who are having a lot of knowledge about in their area, and land chieftains means sardar as the governor. इन लोगों को गवर्नर बनाने के बजाय
Delhi sultans, especially Iltutmish. तो Iltutmish था, he had designated special slaves as their governors and administration. उसने क्या किया, जो स्पेशल स्लेव्स होते थे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसने उनको गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में फिल कर दिया. तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इल्तुतमिश ड्यूरेशन. अब इल्तुतमिश का क्या था, इल्तुतमिश का जो वर्किंग पीरियड था इट वॉज 1210 to 1236. अब now why I am telling you the duration of everyone, because it will help you out to learn. Indirectly आपको easily learn हो जाएगा. That is the reason I am telling you their kingdom period जो चल रहा है कब तक किया. अब स्पेशल स्लेव जो कि इन्होंने मिलिट्री सर्विसेज के लिए किए थे, अब वो स्पेशल स्लेव्स को बंदागन कहा जाता था. अब दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ. व्हाट इज बंदागन? बंदागन वर द स्पेशल स्लेव्स which were designated as governors and administrators during the Iltutmish period, Iltutmish dynasty, नहीं Iltutmish period. ठीक है, ठीक है. They were carefully trained to the man. अब obviously they were not having any knowledge, so they had to depend on their masters for all the work. बंदागन्स जो कि स्पेशल स्लेव्स थे इल्तुतमिश के एज अ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था. दैट इज़ द रीज़न दे हैड टू डिपेंड ऑन मास्टर्स. उनको मास्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था. नाउ क्लाइंट मीन्स समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर. मीन्स समवन इज living under the protection of another, like dependent on someone. You can call it in आश्रित in हिंदी. आप इसको आश्रित बोल सकते हैं हिंदी में. Now खलजीज and तुगलक्स continued to use बंदागान and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. Now the Bandagan means their people whom they brought up since their birth. ऐसे लोग जिनको उन्होंने पैदा होने से लेके बड़े होने तक पाला है, और उनसे रिलेटेड जो क्लाइंट्स होते थे, उन पे जो आश्रित लोग हुआ करते थे, उसको भी खलजीज एंड तुगलक बहुत ही ज़्यादा हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे हायर करते थे अथॉरिटी में. नाउ खलजीज डायनेस्टी का जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 1290 to 1320. So this was the duration of Khalji's dynasty. After that direct उसके बाद तुगलक्स आए थे and their duration was 1320 to 1414. So this is important. This anyone can ask what was the duration of the specific dynasty. क्या जो डायनेस्टीज का ड्यूरेशन क्या था, कब से कब तक उन्होंने राज किया? एनीबडी कैन आस्क टू यू. नाउ जो क्लाइंट्स एंड दी बंदगान्स वर द वन हु अपॉइंटेड एज द जनरल्स एंड गवर्नर्स. बहुत ही हायर पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते थे लाइक जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ देयर किंगडम. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट समवेयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काइंड ऑफ पोजिशन बनती जा रही थी खलजीज एंड तुगलक वंश के दौरान. Now the slaves and the clients were loyal to their masters and patrons. ये जो slaves और clients होते थे जो कि higher positions पे designated होते थे, जो कि higher positions पे designated होते थे, वो उनके master और patrons के लिए तो loyal होते थे, but they were not at all loyal for their heirs. heirs means उत्तराधिकारी. मीन्स एक राजा है, राजा के लिए तो they are okay, but राजा के बेटे के लिए they are not at all that much loyal as they have loyal towards masters and patrons. जो मालिक और संरक्षकों के हिसाब से जो हुआ करते थे वो उनके वंशजों के लिए नहीं होते थे. Like the earlier sultans, Khaljis and Tughlaq's monarchs appointed military commanders as governors of territory of varying size. Just like जो दूसरे पुराने सुल्तान हुआ करते थे, उसी की तरह खलजीज और तुगलक
जो सुल्तान्स थे उन्होंने भी मिलिट्री कमांडर्स को एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी अपॉइंट करना किया था। दी और जो एक स्पेसिफिक लैंड के लिए वो उसको अपॉइंट करते थे, उस लैंड को बोला जाता था इक्ता। दे यूज टू कॉल दैट लैंड एज इक्ता लैंड, ठीक है। बट द वन हु इज ओनिंग द पावर फॉर दैट स्पेसिफिक लैंड इज नोन एज इक्तादर। तो जो उस लैंड की रख रखाव करता था उसको बोला जाता था इक्तादर। ओके, so there are two terms, that is ikta and iktadar here. Landholder who owns the right on that land, and the land related to the military commanders is ikta. Now iktadars another name is mukti. iktadars के जो दूसरा नाम था उसको मुक्ति भी कहा जाता था, MO mukti. The duty of mukti was to lead military army. Their duty was that they had to lead military army campaigns and maintain law and order in their specific ikta. Ikta again coming to the specific land की बात हो रही है. Now in the exchange of their military services, mukta in the as the muktis are providing services to the military, they collect the revenues of their assignments as salary. जो revenue मिलता था वो उनको as a salary treat करते थे. They also paid their soldiers from their revenues. इन्हीं revenues से soldiers को भी payment किया जाता था. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable. अगर inheritable नहीं है वहाँ पे, मतलब grandfather, father, son नहीं है, उस टाइम पे उनका जो कंट्रोल होता था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता था. During the time of Alauddin Khilji and Mahmud Tughlaq, these services went to the harsh conditions. बहुत ही ज़्यादा harsh conditions से जाने लगी, because they started imposing different kind of rules over these people. Like they have created a post like accountant, who used to check the amount of revenues collected by the muktis. जो अब अकाउंटेंट रख दिया तो अकाउंटेंट पूरा अपना जो आइज है वो मुक्तिस के ट्रांजेक्शन्स पे रखता था. एंड द वर्क ऑफ अकाउंटेंट वाज देयर टू टेक केयर ऑफ द मनी कलेक्टेड बाय द मुक्तिस, टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मुक्तिस एंड एक्सेट्रा. So at that time they were having a harsh condition during the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq के टाइम पे इनको थोड़ा सा कठिन समय देखना पड़ा. As Delhi Sultanate bought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains. दिल्ली सल्तनत ने जो hinterland था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया. After that they started forcing on the chieftain. जो सरदार थे, सरदार हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको भी फोर्स करने लगे. जो समानतास हुआ करते थे उनको भी फोर्स करने लगे, और जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको भी फोर्स करने लगे टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करने लग गए. अब व्हाट वर द राइट्स ऑफ लोकल चिफ्टेंस? लोकल चिफ्टेंस के राइट्स हुआ करते थे जो कि राइट्स होते थे उनको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया, एंड उनको भी फोर्स किया गया ताकि वो टैक्सेस पे करें. Now the Sultan's administrators measured the land, kept careful accounts. After the appointments of accounts, सारा जो accounts था वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होने लग गया, मेजरमेंट ऑफ लैंड भी होने लग गया, और सारे जो अकाउंट्स थे उन पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली नज़र रखी जाती थी. Some of the old chieftains and landlords served the Sultan as revenue collectors and assessors. Some of the old जो chieftains, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद जो सरदार हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो उस टाइम पे एज अ रेवेन्यू कलेक्टर्स डेजिग्नेटेड हो गए और असेसर्स डेजिग्नेटेड हो गए. अब उस टाइम पे 3 टाइप्स के टैक्सेस होते थे. Now this is important that दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे. दैट इज कल्टीवेशन पे लगता था खरच जिसको बोला जाता था टैक्स, अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस.
इसमें दे यूज टू आस्क फॉर 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस किया उसका आधा पूरा उठा के उनको किंग को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था. सेम विद द कैटल एंड हाउसेज ऑल्सो, कैटल्स और हाउसेज पे भी सेम टैक्सेस इम्पोज होने लगे. नाउ मंगोल्स आने लगे. मंगोल्स अंडर घेसी खान इन्वेडेड ट्रांसोजियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219. मंगोल्स जो कि गेंगिस खान के अंडर लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ट्रांसोक्सियाना में जाके हमला किया एंड जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में था. द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून, वहाँ पे उन्होंने उनका एक ऑनस्लॉट भी फेस किया. ट्रांसोजियाना इज अ न्यू नेम. ट्रांसोजियानाज न्यू नेम इज उज़्बेकिस्तान. इसको अब आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है. मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज किंगडम दे हैड फेस सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम मंगोल्स. मंगोल ने अलाउद्दीन खिलजी के राज्य के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अटैक किए दिल्ली सल्तनत पे. एंड एट द सेम टाइम मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी किए, जब मोहम्मद तुगलक ने स्टार्टिंग में ही एज अ किंग ज्वाइन किया था. नाउ वी विल बी सीइंग हाउ दीज टू सुल्तान डेल्ट विद दिस. अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि इन दोनों सुल्तानों ने उन अटैक्स को कैसे फाइट बैक किया. इन द अलाउद्दीन खिलजीज दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस. दो बार अटैक हुआ इन 1299 एंड 1300. बोथ मतलब ऑल्टरनेटिवली किया, 1-2 साल के गैप से वहाँ पे अटैक किया. एंड वन अटैक वॉज इन 1302 1303. अब एज अ डिफेंसिव मेजर उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करके रखी थी. नाउ एट द कमिंग टू द मोहम्मद तुगलक, दे वर अटैक बाय द मुगल्स इन द अर्ली ईयर्स. स्टार्टिंग के ईयर्स में हुआ जिसमें कि मंगोल आर्मी वॉज गॉट डिफीटेड. मंगोल आर्मी हार गई थी. एंड मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. Again, he also raised a large standing army. Alauddin constructed a new garrison town. At this time, एक special town, garrison town, Alauddin ने बनाया for the soldiers and its name is Siri. This is important as per the GK purpose. GK purpose के लिए this is important कि what is Siri. Rather than constructing a new garrison, अब मोहम्मद तुगलक ने garrison ground नहीं बनाया, but he actually emptied the oldest 4 cities of Delhi. जो दिल्ली की 3 oldest cities थी उनको खाली करवाया. and he had put the soldiers there. उसने अपने soldiers वहाँ पे रखे. and the resident of these 4 old cities had been sent to the new capital that is दौलताबाद in the south. अब इन्होंने जो जहाँ पे वो उनके residents थे 4 cities के, उनको नई कैपिटल में डाल दिया, दौलताबाद में डाल दिया. नाउ अलाउद्दीन खिलजीज सोल्जर्स. ऑब्वियसली इफ दे आर हैविंग सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स है तो उनको खाना भी फीडिंग भी करवाना पड़ेगा. तो इट वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टैक्स दे हैव गॉट फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना. जो गंगा एंड यमुना के बीच में फार्मिंग होती थी उसमें जो 50% रेवेन्यू या टैक्सेस मिलते थे, कम्प्लीटली उस पर डिपेंड था उनका फीडिंग. एंड एट द सेम टाइम मोहम्मद तुगलक produce from the same area was collected as a tax to feed the army, but to meet expense of maintaining such a large number of soldiers, the sultan levied additional taxes. ये भी एक specific area से अपनी आर्मी के लिए खाना लेते थे, but after thinking that they are not getting enough, they have invaded a large number of they have additional the taxes, extra taxes डाल दिए so that they can fulfill the food for their army. अपनी उनकी आर्मी के लिए वो खाना भरपूर दे सकें. नाउ कमिंग टू द पेमेंट्स.
as they are the soldiers are giving their services, in the exchange kings also has to pay something. अलाउद्दीन chose cash over इक्तास के बजाय अलाउद्दीन ने उस टाइम पे कैश देना प्रेफर किया. सेम विद तुगलक also have given cash salaries. Now administration's measures in the Alauddin duration, it was quite successful. Councillors praised his reign because they were having cheap prices and efficient supplies of goods in the market. And at the same time, Muhammad Tughlaq's administrative measures were a big fail था. क्यों? क्योंकि because he gave up his plan to invade the countries, that is Transoxiana, and disbanded his army, large army. इन्होंने अपनी लार्ज आर्मी को भी डिसबैंडेड कर दिया. हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन. इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसके कारण बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए. और लास्ट में जो उनका टोकन करेंसी वाला जो फॉर्मूला आया था, दे हैड टू स्टॉप इट देयर. उन्हें उसको वहाँ पे ही बंद करना पड़ गया. Now let's read about the another topic, that is Sultanate during this 15th and 16th century. अभी हमने 12th century complete किया. After that we have completed 13th century, and after that we have completed 14th also. Now coming to the 15th and 16th. 15th and 16th की बात हो रही है. After the Tughlaq and the Sayyid Lodi dynasties ruled by Delhi, Agra until this, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers. After all this, till 1526, इसके बाद जो मेन सिटीज़ थे, मेन जो स्टेट एंड प्रोविंसेस थे, वो इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए. एंड दे वर हैविंग अ प्रॉस्परस कैपिटल्स. बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स उनकी होने लगी, खुशी, फ्लोरिशिंग काइंड ऑफ कैपिटल्स. आफ्टर दैट, during this 15-16 period, there were a emergence of new ruling groups. कुछ ही ज़्यादा दूसरे ruling groups आने लग गए, like Afghans and Rajputs. ये देखने के लिए मिले, तो this is important. Some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administrated. After that जो administrations आए वो बहुत ही ज़्यादा powerful and extremely administrators थे. उसमें बहुत ही ज़्यादा good administrators थे, like Sher Shah Sur. He started his career as the manager of small territory for his uncle in Bihar. Eventually challenged and defeated the Mughal emperor. अब शेर शाह सुर was the one who defeated the Mughal emperor, that is हुमायूं. हुमायूं को इन्होंने हराया. After that he captured Delhi. इन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को and अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई. Now शेर शाह सूरी. नाउ सुर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स. इनकी जो डायनेस्टी थी शेर शाह सुर की, सिर्फ 15 साल के लिए चली, 15 ईयर्स के लिए. विद अ वेरी डिफरेंट इंट्रोडक्शंस, लाइक दे इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी. एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन से इंक्लूड किया जो कि अपने एलिमेंट्स से वो अलाउद्दीन खिलजी से बोरो करते थे एंड उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाते थे. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द. अब एक शेर शाह इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था, दैट हैड बीन फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर ऑल्सो. शेर शाह सूरते इनको अकबर ने भी फॉलो किया व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. जब इन्होंने अपने खुद के एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहा. सो हेयर आई रैप अप विद माई दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.